हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं अपनी सीडीपी क्लास जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम को। आज के अपनी क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे। देखिए, सीडीपी में बहुत बार देखा गया कि बच्चों के 20 में से मतलब 30 में से बच्चों के 20 के प्लस नंबर आ रहे हैं, लेकिन हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी में बच्चों के नंबर कट रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको आज के अपने सेशन में हिंदी पेडागोजी कराने वाली हूँ। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरी की पूरी क्लास को देखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगता है मुझे रोक के पूछिए। तो एक बार सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को प्रणाम। लवली गर्ल, मनीषा, पाकिजा, वंदिता, हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी प्यारे परीक्षार्थी जुड़ जाएंगे और जुड़ते देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप। सोनिया शर्मा भी आ गई हैं, वंदिता भी आ गई हैं, पाकिजा भी आ गई हैं। सभी को हेलो, सभी को हाय, सभी को प्रणाम। दोपहर 11 बजे, दोपहर तो क्या, ये तो सुबह 11 बजे है, तो सुबह 11 बजे ही आपकी ये क्लास डेली होती है। तो आप लोग डेली जुड़िए। हिंदी पेडागोजी में अब महारत हासिल करने का टाइम आ चुका है। तो एक बार देखते हैं जो आपका सीडीपी का परसों की जो क्लास हुई, कल तो ऑफ था, जो परसों की क्लास हुई थी उसमें कौन रहे टॉप स्कोरर्स। तो उसमें पीके मौर्य, आकृति, पाकिजा, मनीषा, शालू, अमृत, सैनी, कुबेर पटेल, ताना यादव और सुग्रीव बसेदिया जी, ये रहे हमारी पिछली क्लास के टॉप स्कोरर। और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप सभी आज जो हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास होने वाली है, आप सभी बच्चे बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखेंगे और अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। तो एक बार फटाफट से सभी प्यारे परीक्षार्थी कमेंट करके बता दें कि कितने बच्चे आज हमारे साथ जो हमारी हिंदी पेडागोजी की जो क्लास आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उसमें कितने बच्चे आज जुड़ेंगे। हिंदी पेडागोजी की क्लास की जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें कितने बच्चे आज से जुड़ेंगे, क्योंकि अब ये जो क्लास है ये आपकी 2 दिन चलेगी। सीडीपी की क्लास कब होगी? सीडीपी क्लास परसों हो जाएगी, आज और कल हिंदी पेडागोजी, परसों फिर दोबारा सीडीपी शुरू करेंगे। हर चीज को लेके चलिए, यहाँ पर आपको हर चीज का पैकेज मिल रहा है। देखिएगा, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो कीमत और बढ़ती है। आपको बिकने का इरादा होता तो कीमत और बढ़ती है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से अपने खुद के सिंगल आइडेंटिटी बन के आप खड़े होते हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। आइए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चंस। और इन सभी टॉप 30 क्वेश्चन से ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी शुरू से ही क्लास में जुड़िए और हर पेपर को क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना किस तरीके होनी चाहिए। जो आपकी बुनियादी चरण होते हैं, जो आपके फाउंडेशनल स्टेज होते हैं, क्या कहा मैंने, इंग्लिश वालों भी देखेंगे, जो आपके फाउंडेशनल स्टेज है, आप देख सकते हैं किसके साल का पेपर है, ऊपर लिखा हुआ है। जो आपके फाउंडेशनल स्टेज है यानी कि जब बच्चे की नींव रखी जाती है, यानी कि प्राइमरी प्राइमरी क्लासेस। तो प्राइमरी क्लासेस में आपको बताना है कि जो आप आकलन के उपकरण और प्रक्रियाएं चुनते हैं वो किस तरीके से होती है। मतलब बच्चे का जो आकलन करना है उसको कैसे करना है और उसको किस उपकरणों की मदद से करना है, ये कैसे जाना जाता है, बताइए। तो जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, जो बच्चों के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। या अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का उपयोग कर रहे हैं। देखो जी, एक ही विधि का उपयोग करना गलत है। यहाँ पर अनुभव का जो अनुभव होना चाहिए वो सहज विचार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चों की थॉट प्रोसेस है, जो भी बच्चों की थॉट प्रोसेस है, आप वैसे ही बच्चे को एक्सपीरियंस दीजिए। तो ये कह रहे हैं जो भी बच्चे ने एक्सपीरियंस लिया है,
जो भी बच्चे ने एक्सपीरियंस लिया है आप उसी के विचारों को ही आकलन कीजिए। यहाँ लिख रहे हैं शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रश्न के संदर्भ में वर्णन। देखो जो भी वो क्लास में समग्र रूप में करता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, वो वर्णन करें। तो बेसिकली अगर मूल्यांकन के उपकरण को जज करना हो तो जो बच्चे का एक्सपीरियंस है, जो बच्चे का अनुभव है, उसके अनुसार आप बच्चे का मूल्यांकन कीजिए। सिर्फ जांच पत्रिकाएं भी सही नहीं है। इसका जो आंसर है वो है सेकंड, सहज विचार इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, वंदिता, मनीषा, विकास, पाकिजा, रजन, बिल्कुल जी, वीना जी, विजय जी, बिल्कुल जुड़ गए। देखिए शुरू से ही जुड़ा कीजिए। जिस भी क्लास में आप आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हिंदी पेडागोजी है तो हिंदी पेडागोजी में जुड़ो। तो जितनी जो भी क्लास में आपको जुड़ना है आप सब में जुड़ा कीजिए। आप क्लास को मिस मत कीजिए। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपकी सीडीपी स्ट्रांग हो रही है ना, आपको खुद को फील हो रहा है कि सीडीपी स्ट्रांग हो रही है, वैसे अगर आप जुड़ते हैं ना तो आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी को भी मैं स्ट्रांग रख दूंगी। कल मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके पेपर के प्रश्न है। ठीक है जी। प्रिंस कुमार वर्मा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सी क्यों नहीं होगा? समग्र कक्षा का नहीं, जो बच्चे के अनुभव है उसको विस्तार करना है आपने, उसका अपनी इवेल्यूएशन करना है। अनुभव की बात करते हैं, करिकुलम की बात करें तो होल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 2, भाषा कौशलों के मूल्यांकन के लिए एक अच्छा परीक्षण वह है जिसकी विश्वसनीयता की जांच हो सके। इसका तात्पर्य क्या है? जब आप भाषा कौशलों की बात करते हैं, भाषा कौशल कौन से होते हैं? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सु ब प ली, ये 4 भाषा कौशल हैं। तो आपको बताना है जो ये 4 भाषा कौशल हैं, इसमें जो आप विश्वसनीयता की बात करते हैं, जो आप रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो बच्चे की जो अगर आपको रिलायबिलिटी चेक करनी हो, बच्चे की विश्वसनीयता चेक करनी हो, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी चेक करनी हो तो आप क्या करेंगे बताइए? मनीषा, यू आर नॉट वेल। हाँ बिल्कुल मैं वेल नहीं हूँ, आज मुझे फीवर है। कल रात से ही मुझे फीवर है, काफ़ी मतलब हेडेक काफ़ी है आज। लेकिन मुझे लगा कि जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी बीच बीच में क्लास मिस करी, तो जो हमारा टारगेट है सीडीपी में 30 का और सब सब्जेक्ट पेडागोजीज में फुल नंबर लाने का, वो हम खो देंगे। तो अगर अभी मैं पढ़ा पा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है बीच में, क्लास के बीच में भी, कि मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, समस्या है, तो मैं क्लास को छोड़ूंगी। लेकिन अभी कर पा रही हूँ तो आप भी करिए, आप भी जुड़िए, आप भी पढ़िए। ओके। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिलायबिलिटी के लिए कौन सा सही होगा इन चारों में से। ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरीके से संदर्भित कर पाते हैं, शिक्षार्थी इन परीक्षणों में कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, परीक्षणों से एक समान परिणाम सामने आने चाहिए, या परीक्षण में प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न होने चाहिए। देखिए सबसे बड़ी, और सबने सही बोला, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पर रिलायबिलिटी को चेक करते हैं तो हमें सबसे पहले टेस्ट को वैलिड करना होगा, हमें सबसे पहले टेस्ट को वैध करना होगा। अगर कोई टेस्ट वैध है, अगर कोई टेस्ट वैध है तो वो टेस्ट रिलायबल भी होगा। अगर कोई टेस्ट वैध है यानी कि वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं कि अगर कोई टेस्ट बनाया गया और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को वो टेस्ट फुलफिल कर रहा है, तो हम कहेंगे वो टेस्ट ठीक है। तो यहाँ पर ये परीक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य को कितनी अच्छी तरीके से संबोधित कर पाते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में उद्देश्य बनाए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्य को हम कितना पा रहे हैं, हम उसको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, यही होता है वैलिड। अगर जो आपने उद्देश्य बनाए और आपका टेस्ट उन उद्देश्य को फुलफिल कर पा रहे हो, आप उनको पारित कर पा रहे हो, आप उनको पा पा रहे हो, तो आप ये बोलेंगे टेस्ट जो है वो क्या है, आपका वैलिड है। तो अगर टेस्ट वैलिड होगा तो वो रिलायबल भी होगा। तो प्लीज ध्यान से आप समझिए,
जहरून, निशा जी, जैसे आप लोग पेड वालों के लिए बता रही हूँ कि आप सीडीपी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी भी शुरू कर दूंगी। ठीक है जी। चलिए जी, तीसरा, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी कि मास्टरी होनी चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर निपुणता लिखा होता है, बच्चा स्किल कब होता है, जब वो अपनी जो भी उसकी स्ट्रेंथ है या जो भी उसकी वीकनेस है उसको पहचानता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर भाषा को बच्चा अगर बच्चा साक्षरता अर्जित कर रहा है यानी कि लिटरेसी लिटरेसी को अगर बच्चा एक्वायर कर रहा है, अगर लिटरेसी को बच्चा एक्वायर कर रहा है और उसमें बच्चे को मास्टरी यानी कि निपुणता आनी चाहिए, तो निपुणता के लिए क्या करना होगा। आपके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, डिकोड करो और भाषा को समझो, सटीकता और ध्वनात्मक बोध। ध्वनात्मक बोध का मतलब होता है जब बच्चा साउंड की पहचान करता है। ठीक है। तीसरा, ध्वनात्मक जागरूकता और प्रवाह। यहाँ पर ध्वनात्मक का मतलब क्या है, आपका लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो फोनोलॉजिकल, इसको आप कहेंगे फोनो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको कहेंगे। तो देखिए, साइट वर्ड, शब्दावली और प्रतिमान की पहचान। बताइए भाई, जो बच्चे सी दे रहे हैं वो हमारे सभी बच्चे बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर डिकोडिंग और भाषा बोधन की बात है। देखिए, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी, फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी में ही मास्टरी अपनानी है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी हिंदी में शब्द बोला गया आप उसको समझेंगे, आप उसको समझकर अपनी भाषा में, आप उसको समझकर अपनी भाषा में क्या करेंगे, उसका आप ट्रांसलेट करेंगे, उसका आप अनुवाद करेंगे। तो जब अनुवाद कर पा रहे हो तो भाषा को सीख गए हो। और भाषा अवबोधन, भाषा अवबोधन का मतलब होता है भाषा को समझना। भाषा को समझने को हम बोलते हैं क्या, भाषा अवबोधन। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। मनीष कुमार जी, वंदिता जी, नीतू उपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं और आप इन प्रश्नों को गौर फरमाइए। देखिए, सटीकता जो आती है वो जब बच्चा ग्रामर पढ़ता है तो उसको सटीकता आती है, गलत हो गया। ध्वनात्मक जागरूकता, अगर क्वेश्चन में आपको साउंड के बारे में पूछा है, फोन के बारे में पूछा है, साउंड के बारे में पूछा है, तो आप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस लगाइए। और दृश्य साइट शब्दावली वो होती है जो आप देखते ही पहचान लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल पाकिजा जी, इसका भी टेस्ट मिलेगा, डोंट वरी। सभी प्रश्नों का जब टेस्ट मिल रहा है तो हिंदी का भी टेस्ट मिलेगा डेफिनेटली। आगे बढ़िए, अभी आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं बुरा कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने ये वाक्य दिया हुआ है, आपको बताना है इन वाक्यों के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इन वाक्यों के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। उच्चारण देखो, बच्चे द्वारा शिशु गीत जो बच्चा गाता है, गीत गाता है, अलापना आलाप अलापता है, उसके किसके तरीके हैं। बताइए, जो शिशु गीत गा रहा है वो किसके तरीके हैं, बताइए। उच्चारण का अभ्यास कर रहा है, उच्चारण यानी कि बोलने का अभ्यास कर रहा है। सोच समझिएगा, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय यानी कि सारेगामा पाधा निसा, लय की बात हो रही है। शब्दावली को समृद्ध कर रहे हैं, जो बच्चे की वोकैबलरी है, जो बच्चे की शब्दावली है ये उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ कर रहे हैं, जो शब्द है और जो वाक्य रचना है उनको रट रहा है, उनको कंठस्थ कर रहा है। कंठस्थ करना मतलब रटना होता है, रोट लर्निंग होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा फटाफट से। मनीष जी, सीमा जी, वंदिता जी, लवली गर्ल जी, हासिफ पांडे जी, फटाफट से। यहाँ पर जो दूसरा इसका पॉइंट है वो यहाँ पर गलत हुआ, क्योंकि संवर्धन वाक्यों की लय सी बात नहीं है, उच्चारण का अभ्यास भी नहीं है,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप हैरान होंगे ये सुन के कि ऑप्शन नंबर फोर्थ क्यों हुआ, लेकिन इसका सीटेट ने आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ ही दिया था। अब रीजन ढूंढो। जब बच्चा शिशु गीत गाता है, जैसे कि झूमो नाचो गाओ भारत के गीत गाओ, ये क्या कर रहा है बच्चा? ये शिशु गीत गा रहा है। शिशु गीत जो गाता है वो बार बार रिपीट करता है, और जिस चीज को बच्चा बार बार रिपीट करेगा वो चीज बच्चे को याद हो जाती है, तो वो चीज उसके रट जाती है, वो उसको नहीं भूलता। तो यहाँ पर जो शिशु गीत होते हैं और जो वाक्य रचना होती है वो रटने की बात नहीं करता। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब शब्दावली की बात भी करता है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की बात भी करता है और उच्चारण की बात भी करता है। तो यहाँ पे नहीं वाला आपका लिखा था, तो रटना कभी नहीं होता। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका गलत है, बिकॉज नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि शिशु गीत गाता है तो गा गा के उसको समझता है। ठीक है जी। मैम साइकी की एस्टेट की क्लास चाहिए, तो निधु पांडे जी आप इंक्वायरी पर कॉल करके बी एस की क्लास लगवा सकते हैं, डोंट वेरी। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर गलत वाला तो ये रहा कंठस्थ, यानी कि रटना। रटना कभी भी सही नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। ये जो प्रश्न है ये आपका राइटिंग स्किल से है, यानी कि ये आपका लेखन कौशल से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? राइटिंग स्किल से। पढ़िए जी। लेखन कौशल की इनमें से कौन सी जो स्टेप है वो सही है? सबसे पहले देखो, प्रारूपण तैयार करते हैं। प्रारूपण नहीं, सबसे पहले करते हैं मानस मंथन। सबसे पहले करते हैं मानस मंथन। चलो जी, हो गया मानस मंथन पहला। ठीक है। दूसरा क्या है? रूपरेखा तैयार करना, यानी कि फ्रेम बनाना, फ्रेम करना। तो दूसरा क्या है? फ्रेम बनाना। तीसरा, आप फ्रेम बनाने के बाद उसको प्रारूप करो, डिजाइन करो। तो यहाँ पर प्रारूपण यानी कि डिजाइन, इसका तीसरा सही है। चलो ठीक है, तो अब देखो सी, ई और ए। ये देखो सी, ई, ए। अब ये क्या है? फोर्थ। पुनरावृत्ति, फीडबैक दो। देखो एफ, ये जो अंतिम में ये थी, ये तो आखिरी में आएगा, तो एफ आखिरी में आएगा। ए बी, अब क्या रह गया? पुनरावृत्ति भी हो गया। चलो जी, ए बी रह गया, बी ये रहा, बी प्रूफ रीडिंग भी हो गया। किसी भी काम को पूरा करने से पहले आप प्रूफ रीडिंग करते हैं। किसी भी काम को पूरा करने से पहले आप प्रूफ याद रखिए, रीडिंग स्किल अलग है और राइटिंग भी अलग है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपका राइटिंग से है। लेखन जब करते हो, लेखन जब करते हो तो उसमें किस चीज का ध्यान रखते हो? तो ये जो प्रश्न है ये लेखन से है। ठीक है जी। ये जो प्रश्न है ये किससे है? ओह शिट, ये लेखन से है। चलिए आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? अगर कोई टीचर है, वो बच्चों के लिए एक अच्छा टीएलएम बनाना चाहती है, तो आपको एक अच्छा टीएलएम चूज करने के लिए क्या नहीं करना? बताइए। एक अच्छा टीएलएम जब आप बच्चों के लिए चूज करना चाहते हो, टीएलएम की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। तो एक अच्छा टीएलएम कौन सा होता है? चयनित सामग्री अभिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित बिल्कुल होता है जी। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन से बचाने। तो बच्चे क्यों बनाएंगे भाई टीएलएम? सिर्फ बच्चे क्यों, टीचर क्यों नहीं बनाएगी? तो ये गलत हो गया आपका बी।
चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए बिल्कुल आकर्षक होनी चाहिए और बच्चा प्रयोग कर सके। और चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चे के अंदर जिज्ञासा, जो बच्चों के अंदर क्रोस्टी जगाए, जो बच्चों के अंदर क्रोस्टी जगाए, जिज्ञासा जगाए, और बच्चे क्या करें, खोजबीन कर सकें, बच्चे जो है वो डिस्कवरी यानी कि ह्यूरिस्टिक कर सकें। ठीक है जी। यहाँ पर ये भी सही है, गलत वाला बेटा आपको यही है कि सिर्फ बच्चे बनाए और वो खुरदरी हो ताकि बच्चों के हाथ से ना फिसले, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई विशेषता टीएलएम की है ही नहीं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 7। समावेशी, स्वजातीय और आनंददायक परिवेश राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी यानी कि इंक्लूसिव स्वजातीय आनंदीय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? बताइए कैसे ये बनाएंगे कि बच्चों के लिए ऐसा वातावरण जहां हर बच्चा आराम से शांति से पढ़ सके। दूसरा, स्वजातीय यानी कि हर बच्चे की जाति के अनुसार हो। और तीसरा, आनंददायक कि बच्चों को मजा आ रहा हो। ठीक है, जहां पर आप बच्चे को पढ़ाएं बच्चे को मजा आना चाहिए, है ना। चलो देखो कौन सा होना चाहिए वो। विकास के विभिन्न आयामों में बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, बिल्कुल। रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, भाई बहुत बढ़िया है। तपती हुई धूप में, तो तपती हुई धूप गलत है। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान दें, बताइए। वेरी गुड। जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि विभिन्न आयामों पर ध्यान दें। अब ये विभिन्न आयामों क्या है? ये 3 आयाम हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। संज्ञानात्मक पक्ष पर ध्यान दो, अफेक्टिव पक्ष पर ध्यान दो, और साइकोमोटर यानी कि भावात्मक पक्ष पर ध्यान दो। अगर कोई भी टीचर बच्चे के इन 3 पक्षों पर विकास का ध्यान देगी तो इससे क्या है, बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़िएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 8, 8th प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? अगर आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है लाइब्रेरी जो है वो पैसिव एजेंसी है, पैसिव एजेंसी है समाजीकरण की। क्या है? पैसिव एजेंसी है। तो आप बताइए कि लाइब्रेरी जो कि बुक्सों का भंडार लाइब्रेरी में रखा होता है, तो अब आप मुझे बताइए लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्या नहीं है? प्राथमिक क्लास के लिए लाइब्रेरी का इस्तेमाल क्या नहीं है, बताइए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सरसर पठन सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के लिए मौके मिलने चाहिए, या फिर पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश में भी देखा जाना चाहिए। तो आप बताइए पुस्तकालय के लिए कौन सा सही नहीं है? भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिख रहा है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन अर्थात उपयुक्त हो सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सस्वर पठन नहीं होता, यहाँ पर साइलेंट रीडिंग होती है। साइलेंट रीडिंग यानी कि बिल्कुल चुपचाप से पढ़ने की बात यहाँ पर लाइब्रेरी में होती है। सस्वर पठन की बात लाइब्रेरी में होती है, सस्वर पठन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकंड सही है, साइलेंट रीडिंग की बात होती है। ठीक है जी, हाँ बी जो है वो नेगेटिव है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न नंबर 9। कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थियों की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग का मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? बताइए वो कौन सी विधि है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो भाषा का उपयोग वास्तविक जीवन में करते हैं, भाषा का उपयोग वास्तविक जीवन में करते हैं। वो कौन सी उपागम या फिर कौन सी विधि है? बताइए कौन सी उपागम या कौन सी विधि है जिसमें शिक्षार्थी
जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का यूज करते हैं। मतलब जो बच्चे की रियल लाइफ होती है ना, उसी में भाषा का यूज करते हैं। तो रियल लाइफ के लिए आपका फोर्थ बिल्कुल सही है, सबने सही बोला था ये। संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक का मतलब क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच, जहां पर बच्चा खुद कम्युनिकेट करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो जो कम्युनिकेट अप्रोच होती है, जो संप्रेषणात्मक उपागम होती है, ये पारस्परिक परिस्थिति, लेकिन प्राकृतिक श्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष में तो मातृभाषा को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। और श्रव्य भाषिक में सुनकर बोलना होता है, और प्राकृतिक में प्रकृति से जुड़ना होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? अगर हम मातृभाषा में बहुभाषावाद की बात करें, अगर हम बच्चे को मदर टंग से सिखा रहे हैं, और मदर टंग से सिखाने पर, जब बच्चे को मदर टंग से सिखा रहे हैं, तो मदर टंग से मदर टंग से सिखाने में, ये अभी जो पेपर हुआ था आपका, जनवरी का पेपर वन है ये, जनवरी के पेपर वन का क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, मातृभाषा, आपको मालूम है कि एनईपी 2020 जो है, मल्टीलिंगुइज्म यानी कि बहुभाषावाद की बात करती है, जिसके अंदर कहती है बच्चे को एटलीस्ट 3 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, एटलीस्ट 3 लैंग्वेज तो बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज की बात करती है, राइट। तो आप मुझे बताइए, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद यानी कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुइज्म, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुइज्म कौन सा है? जहां पर सभी बच्चों की विद्यालय भाषा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम क्यों? घर की भाषा ओके है। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके राज्य की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, कि जो भी आपकी घर की भाषा है, जो भी आपकी मातृभाषा है, आपने सबसे पहले बच्चे को उसी भाषा में पढ़ाना है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न नंबर 11, 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, यानी कि रीडिंग कॉर्नर। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? बताइए। पठन कोना यानी कि रीडिंग कॉर्नर टीचर जो है वो बनाना चाहती है, देखो इस तरीके से कि एक कोने पे बुक्स रख दी जाए, यहाँ पे काउच या फिर कोई टेबल या फिर कोई भी सेटी रख दिया जाए, जहां पर बच्चा बैठ के पढ़ ले। अब क्लास में रीडिंग कॉर्नर लगाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो क्लास में रीडिंग कॉर्नर लगाया जा रहा है, उसके क्या बेनिफिट हैं? बताइए। देखिए, आप फिगर देख सकते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो क्लास में रीडिंग कॉर्नर लगाया जा रहा है, तो क्लास में रीडिंग कॉर्नर लगवाने के क्या फायदे हैं? क्या पुस्तक के तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, तीसरी क्लास की संबोधित। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देश प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं और बाल साहित्य के मानवीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्योंकि बच्चे को कोने पे जाके बुक्स अपने आप पढ़नी है,
अकेले पढ़नी है। तो आपने ये चीज का ध्यान देखो, तीसरी पुस्तक, ठीक है, अधिक अधिक प्रसंग या पुस्तकें नहीं है, आपने याद ध्यान पे ये रखना है कि जब बच्चा अलग से जाके, थर्ड क्लास का बच्चा अलग जाके जब पढ़ेगा उन बुक्स को, उसको कितना वो बुक्स समझ में आती हैं, तो अलग से बच्चा उन बुक्स को पढ़ सके, ऐसा आपने उन बुक्स को बनाना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है। क्या पुस्तकें की अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र स्तर को अनुसार होती है, वही बुक सबसे अच्छी, मतलब अकेला बुक बच्चा पढ़ सकता है ना, उसको किसी की नीड नहीं है। अब बच्चा सेकंड क्लास में है, सेकंड क्लास तक की बुक दी होगी तो उसको कोई नीड ही नहीं है, उसको सेकंड क्लास तो पता ही है, तो आराम से बुक को रीड कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे सहपाठियों से सकना शब्द, सकना का मतलब होता है ना कैन, इट कैन बी पॉसिबल, यू कैन गो, है ना, तो सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछती है। एक टीचर है, वो हर एक बच्चे से सकना से 5 शब्द बनाने को देती है, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम पैर पैर में तेल लगा सकते हो, क्या मैं अपने तुम सिर पे तेल लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे सकना शब्द से वाक्य बनाने को बोला। तो आप बताइए, जो यहाँ पे टीचर जो है, जो सकना शब्द से वाक्य बनाने को कह रही है, जो टीचर है वो सकना शब्द से वाक्य बनाने को कह रही है, उसका क्या मतलब है। तो ये क्या कर रही है, ये नियंत्रित मौखिक अभ्यास कर रही है, क्योंकि सिर्फ सकने से ही बनाना है ना, और कोई सेंटेंस नहीं बनाना। तो सकना से ही वाक्य बनाओ, तो ये सकना क्या है, आपका कंट्रोल कर रखा है, आप पर कंट्रोल कर रखा है सकना शब्द ने। तो यहाँ पर सकना जो है वो क्या है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास है, यानी कि कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस। ओके, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13। चलो जी, विनीता जी, वंदिता जी, बादाम सिंह जी, नीतू जी, आरती जी, पिंकी जी, चलिए शाबाश, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से साक्षरता शिक्षण अधिगम है, यानी कि लिटरेसी एजुकेशन प्लान। ठीक है, अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध बताइए, अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध। मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दी है। देखो भाई, साउंड की जब भी ध्वनि की बात होगी तो ये ध्वनि से टकराएगा, तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा, ध्वनि विज्ञान निर्देश, यानी कि फोनोलॉजिकल एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। अब जब बुनियादी स्तर पर आप पाठ्यपुस्तक पढ़ते हो, तो पाठ्यपुस्तक की जो अभिकल्पना है, उसका सिद्धांत कौन सा नहीं है, बताइए। पाठ्यपुस्तक की जो अभिकल्पना है, उसका सिद्धांत कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखो, पाठ्यपुस्तक का कोई मूल सिद्धांत नहीं है। कॉन्क्रीट थिंकिंग कोई नहीं है, मूल साधन कोई नहीं है। ठीक है जी,
बाकी प्रस्तुतिकरण है, पाठ्यचर्या है, तात्कालीन है, तकनीकी भी है। आगे बढ़िए। 1 सेकंड। चलो 15 करो। 15 करो बेटा, बहुत बढ़िया आसान प्रश्न है ये। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब जो फाउंडेशन स्टेज के बच्चे हैं, ये कब संलग्न होते हैं, ये कब एंगेज फील करते हैं, बताइए। जो प्राइमरी बच्चे हैं, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, जो फाउंडेशन स्टेज के बच्चे हैं, वो कब एंगेज फील करेंगे, वो कब ये फील करेंगे कि हाँ उनको शामिल किया गया है। तो सिर्फ गद्यात्मक से कुछ नहीं होगा, पीछे शिशु गीत गाने से कुछ नहीं होगा, रटने की बात है अभी बताया था, और अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करने से नहीं होगा। तो इससे नंबर 3, तो वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का, सेंसेस का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का भी ये सक्रिय प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, चलिए आप फटाफट से बता दीजिए स्कोर कितना रहा आपका। आज मैंने आपको यहाँ पर 15 मार्क्स की अभी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, तो 15 में से कितना आपका स्कोर रहा, फटाफट से मुझे कमेंट कर दो एक बार। अपनी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। टीचिंग परीक्षा पर आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर लाए जा रहे हैं, और ये जो स्पेशल ऑफर है ये सिर्फ आप सभी के लिए इसी हफ्ते के लिए। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी हमारे ऑफर का फायदा उठाइए, हमारे से जुड़िए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइल के रूप में जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस कार्य में बल दे रही है। वो कोई भी फाइल टीचर को देने से पहले उसका सबसे पहले क्या करती है, प्रूफ रीडिंग करती है। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, उसको फाइल दी है अभी और वो क्या कर रही है, वो प्रूफ रीडिंग कर रही है ताकि कोई कोई गलती ना हो। तो प्रूफ रीडिंग मतलब लास्ट स्टेप पे जाने से पहले आप हमेशा क्या करते हो, प्रूफ रीडिंग करते हो। ऑप्शन नंबर 1 प्रूफ रीडिंग इज अ सही आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। आज 20 प्रश्न कर रही हूँ, तबियत नहीं लगी सही, मतलब सर बहुत भारी भारी सा लगता है। ठीक है, चलिए। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा, तो इसका उद्देश्य क्या है। जो ये टेस्ट के लिए अपना नोट्स वोट्स नहीं देखे गया, इसका उद्देश्य क्या है। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराना, सहपाठियों के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करना, या नई शिक्षा नीति का प्रयोग वह अभ्यास करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड सही है कि आपका सहपाठी आपकी चेक कर रहा है, आप उसके कर रहे हो। तो सहपाठी का काम की जांच के कौशल विकसित करना, जो सहपाठी हैं उसके जांच के कौशल का विकसित करना। ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा संकेत वो है जो कि भाषा के बारे में सही है। कौन सा संकेत वो है जो कि भाषा के बारे में सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, बिल्कुल सही है, मतलब नहीं होती है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है, बिल्कुल होती है जी। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, बिल्कुल है जी प्रकार। संकेत भाषा, भाषा प्रवृत्ति भाषा बोलता है, यानी कि वो जो आपका जो ये संकेत भाषा है इसमें प्रॉपर भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो सही, वो गलत है कि संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होती। बेटा चाहे कोई भी लैंग्वेज हो बिना व्याकरण के नहीं बन सकती। साइन लैंग्वेज में भी भाषा होती है, ब्रेल में भी भाषा होती है, नॉर्मल में भाषा होती है, मराठी गुजराती सब में बेटा आपको भाषा देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 19। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भारत की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा
यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती नहीं करती? बताइए। बताइए कौन सी वो मेथड है, कौन सा वो उपागम है जहां पर आपको अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना होगा, जहां पर आपको अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना होगा? तो देखिए मातृभाषा का प्रयोग जो है वो डायरेक्ट मेथड जो होता है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है, उसी में ही आपके ये कहा गया है एक मेथड ऐसा है जिसमें सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज होंगी, जिसमें सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज होंगी और कोई लैंग्वेज यूज नहीं होगी। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा डाउन सा फील हो रहा तो 20, लेकिन मैंने तो 30 बनाए थे, लेकिन आपको यहाँ पर तो मैं 20 ही करा रही हूँ, ठीक है। चलिए, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज। अगर आप बच्चे को ग्रामर पढ़ा रहे हो तो ग्रामर पढ़ाने के लिए आपको बच्चे को प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि फंक्शनल ग्रामर की मदद से सिखाने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, इसमें व्याकरणिक तत्वों के नियम को जोड़ना है, भाषा और उसकी संस्कृति को जमाना है, यह जानना कि प्राकृतिक प्रश्न पत्र तत्वों कैसे किया जाएगा, या व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। तो देखिए व्याकरणिक तथ्यों के बारे में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सबने सही दिया कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न और तत्वों को कैसे किया जाए। बिल्कुल, जो वैज्ञानिक प्रश्न है और जो तथ्य हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यह आपको प्रोसीजर नॉलेज यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान बताता है। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, आज के लिए तो इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी सी मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है चक्कर से आएंगे। तो याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक बेसिक से प्रश्न हैं जो हमने यहाँ पर लाए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आज करा दिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप कल कर लेंगे, फिर आगे भी करते रहेंगे। तो कल अगर आज मैंने 20 कराए तो कल 40 क्वेश्चन आपके जरूर कराऊंगी, ठीक है। चलो जी ओके बाय। आज छोटी क्लास थी लेकिन आज हेडेक बहुत हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि नहीं, मतलब ऐसे सर घूम रहा है, ठीक है। चलिए ओके बाय। टेस्ट का लिंक जो है वो 12 बजे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो बाय।